हूँ और साथ में इस चीज को मैं कोरिलेट करती हूँ कि हमने एनर्जी को तो पढ़ा, वी को पढ़ा कि एनर्जी क्या है, हमारी बॉडी में कैसे बनती है, कैसे सर्कुलेट होती है और कैसे काम करती है। और जब वी इनवाइलेंस होती है तो किस प्रकार से हमारी बॉडी में बीमारियां आती है और कैसे हम ट्रीटमेंट देके इस बीमारियों को दूर करते हैं। तो हमने इसे पढ़ा, लेकिन अब हमें इसे डायग्नोसिस भी सीखा चैप्टर 5 में, ठीक है, कि किस डिजीज के लिए कैसे क्वी इनवाइलेंस होती है। अब इससे जुड़ी कुछ हम प्रोटोकॉल और डायग्नोसिस जानेंगे और जिन लोगों का डाउट है वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइफ एसेंस, ठीक है। लाइफ एसेंस में स्टार्टिंग तो सर ने किया था, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि सर ने आपको मतलब किस लेवल तक पढ़ाया। अपने अकॉर्डिंग सर हाईएस्ट लेवल तक ही पढ़ाए, लेकिन फिर भी मैं उसे एक बार फिर से रिवीजन के रूप में बता देना चाहती हूँ। जैसे हमने लाइफ एसेंस पढ़ा, तो आप जानते हैं क्वी, क्वी क्या है? आप जानते हैं क्वी एक एनर्जी है, बायो एनर्जी है, जिसे हम प्राण ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। बायो एनर्जी है। यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो किस चीज पे काम करती है? एनर्जी सिस्टम पे काम करती है, और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। चाहे अगर प्रकृति की बात करें तो भी प्रकृति पे डिपेंडेंट है और हम भी प्रकृति पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो सारी भी चीजें काम करती है वो क्वी सिस्टम पे काम करती है। तो क्वी, जब हम क्वी को पढ़ेंगे तो क्वी तो हम समझ गए कि ये एक ऊर्जा है, लेकिन क्वी हमारे अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी किस सिस्टम से जुड़ती है? क्या आप में से कोई बता सकता है तो बताएं। मैं सवाल नहीं कर रही, बस ऐसे ही रिवीजन क्लासेस इसलिए पूछ रहे हैं कि क्वी अगर हम पढ़ते हैं, क्वी को जानते हैं, तो एक क्वी हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम में दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है, किस सिस्टम पे काम करती है? क्या कोई बताना चाहेगा? क्योंकि आप जब तक इस चीजों को नहीं जानेंगे तब डायग्नोसिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बताइए, कोई भी बताना अलग चाहेगा? अलग होता है, जैसे फूड की डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और एयर की होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, मैं में, ठीक है। और फूड की होता है स्टमक में, डाइजेस्टिव। और ओरिजिनल की इसमें डिफेंस की आती है, सिस्टम में, डिफेंस की जैसे किडनी इम्यूनिटी इन्वॉल्व है। सिस्टम। डिफेंसिस कहाँ से आती है मैम? इम्यूनिटी सिस्टम डिफेंसिव से। की आता है सर मैम लंग्स से आते हैं ना डिफेंसिव की? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आज आप लोग से इम्यूनिटी पढ़ूंगी। सिस्टम से, लंग्स से आते हैं ना? इम्यूनिटी। आप लोग और मेरा एक सवाल न्यूट्रिटिव फूड और वाटर से, एयर से। नहीं, आप लोग जो भी बताए बहुत अच्छे से बताए, लेकिन सवाल समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब है कि जो क्वी सिस्टम है, क्वी एक सिस्टम है, एक क्वी एक ऊर्जा है, ऊर्जा किस सिस्टम में काम करता है? बताया कि एक नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो हमारा क्वी सिस्टम है नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और एक क्वी इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे बॉडी के मेटाफिजिकल रूप पे काम कर रहा है, फिजिकल रूप पे नहीं, ये हमारे बॉडी के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, ये अंदर नर्वस सिस्टम पे काम करता है और दिखाई नहीं देता। तभी तो हम की को पकड़ सकते हैं ना। तब आप पकड़िए कि हाँ अब इसमें गैदरिंग की कमी है, कि न्यूट्रेटिव की कमी है, कीवी ओरिजिनलिस की कमी है, या डिफेंसिव क्वी की कमी है, इसके बाद की सिस्टम है। समझ में आया? यस मैम। कुछ बोल रही थी मैम? हेलो हेलो, चलिए अब इससे जुड़ी हम कुछ डिजीज की बात करते हैं। जैसे क्वी है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। अब सपोज डेट आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आया और बोल रहा है मैम काफी टाइम से, काफी लॉन्ग टाइम से मेरे पैर और हाथ में झंझनाहट होता है, ऐसे लगता है चींटी सा चल रहा है।
तो आप एक थेरेपिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। इस थेरेपी से हम हर एक बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। कैंसर तक की बीमारियों का भी उपचार अपनी पैथी में होता है। रिजल्ट थोड़ा स्लो मिलता है, लेकिन रिजल्ट आपको मिलता है। अब ये मैटर करता है कि जो आपका डिजीज है वो किस लेवल का है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ठीक है, वो मैटर इस पे करता है। लेकिन इसमें आपको रिजल्ट देखने को मुझे भी मिला है, केस हिस्ट्री भी मिला है और रियल में मिलता है। तो आपके पास पेशेंट बताया कि मेरे पैर हाथ एक साल से रहता है और ना उनको शुगर की बीमारी है, ना ही थायराइड। प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, जिनको बोला जाए और फिर अनम्यूट करेंगे। ना ही उनको शुगर है, ना ही उनको थायराइड है, ना ही बीपी है, फिर भी उनको ये समस्याएं रहता है। तो आप बोलेंगे कि उनकी बॉडी में विटामिन की कमी है। बिल्कुल विटामिन की कमी है, क्योंकि जब भी विटामिन की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है ज्यादातर, तो ये प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम डिफिशियंसी में भी ये होती है, ठीक है। तो ये तो चलो एलोपैथ सिस्टम के अकॉर्डिंग, या जैसे हम उनका अगर देखेंगे, डाइट प्लान करेंगे या और चीजें देखेंगे तो विटामिन आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्विज सिस्टम के अकॉर्डिंग उन पे ट्रीटमेंट करें तो क्या करेंगे? कोई बताना चाहेगा क्या ट्रीटमेंट देंगे? बताइए। इसमें ये तो वो ब्लड ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसका कुछ ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि अगर पैर हाथ में अगर नहीं हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड फ्लो में कुछ कमी होगा। पूरी बॉडी में, ज्यादातर उनके पैर में दिक्कत है, लेकिन पूरी बॉडी में झंझनाहट रहती है, तो क्या देंगे? मैम चलिए, स्पाइनल कोड पे देंगे ट्रीटमेंट। वेरी गुड। हम क्या देंगे? स्पाइनल कोड पे देंगे। लेकिन इसके साथ और सर्वाइकल और नीचे वाले स्पाइनल कॉर्ड पे देंगे ट्रीटमेंट, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि नर्वस सिस्टम को हमें ठीक करना है, ठीक है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड पे ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन इसके साथ कुछ और देंगे, ये आप लोग होमवर्क में लिखिए, क्योंकि सिर्फ क्लास करने से नहीं होगा। बुरा नहीं मानिएगा, अगर बुरा लगे तो सॉरी बोलना चाहूंगी। आप किडनी जितना में भी, किडनी में भी, हाँ किडनी में जी, भी देने का। आप लोग कल रीड करके आइए, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसी में से आंसर है, कहीं और से नहीं है। यानी कि आप लोगों ने सिर्फ क्लास में पढ़ा है, खुद से स्टडी नहीं किया है। और जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करेंगे तब तक सक्सेसफुल नहीं। मैं तो बता दूंगी, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगी, लेकिन मेरा मैम बताना कुछ नहीं है। मैं बताऊंगी तो आप बताएंगे, और खुद से एक बार रीड करेंगे, ढूंढेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बताऊंगी उससे कई गुना ज्यादा जान लेंगे। तो इसलिए लीवर आप लोग, ब्लड की डेफिशिएंसी, लीवर ब्लड की डेफिशिएंसी। मैम आप कल करके लाइएगा, कल बताइएगा। अब सभी लोग एक एक बताएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 12 ऑर्गन्स है अपने पास, 12 ऑर्गन्स है, 12 लोग बताएंगे तो एक तो आंसर सही होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग होमवर्क लिखिए कि कल आप लोगों केस हिस्ट्री एक हुआ कि अगर ऐसा पेशेंट है, इसे कोई भी दिक्कत नहीं, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना बीपी अप डाउन होता है, फिर भी अगर उनके साथ समस्याएं हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर हम क्या ट्रीटमेंट देंगे क्विज सिस्टम पे, ठीक है। इसका आप लोग डायग्नोसिस करके प्रोटोकॉल बना के लाएंगे। सभी लोगों का ये होमवर्क है। अगर जो लोग के पास टाइम है कोशिश करेंगे करने का, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताऊंगी, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड जो है वो कौन से सिस्टम पे काम करता है? कोई बताना चाहेगा? जो बॉडी फ्लूइड्स है वो किस सिस्टम पे काम करता है, कैसे काम करता है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी भी, एक्सक्रिएटरी सर्कुलेटरी दोनों। हाँ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमारी बॉडी फ्लूइड्स काम करती है। अब ये क्या चीज है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है, तो जो ये हमें है, कुछ चीजें विजिबल होती है जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब एक्सक्रेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पे काम करती है, तो हमें दिखाई भी देता है। अब शरीर से पसीना निकल रहा है, क्या है? विजिबल है, दिखाई देता है। अब इंटरनल शरीर के अंदर अगर हो रहा है, यूरिन हम पास आउट कर रहे हैं, वो क्या है? विजिबल है, दिखाई देता है। तो जो हमारी बॉडी फ्लूइड सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम पे काम करता है। दूसरा, ब्लड एक खुद ही क्या है? ब्लड खुद ही एक ब्लड है, तो ब्लड का तो कोई सिस्टम है ही नहीं, ये अपना नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी काम करता है,
ठीक है। उसके बाद है एसेंस। जो एसेंस है ये हमारे कहाँ पे होता है, किडनी के पास होता है। राइट किडनी में गॉड से जो मिलता है हमें क्वी ओरिजिनलिस, वो हमारे राइट किडनी में होता है, लेफ्ट किडनी में भी होता है, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों किडनी में जाता है, लेकिन वो होता है बीच में। जो आपने पढ़ा होगा कि GV4 के पास होता है क्वी ओरिजिनलिस, जाके खत्म होता है GV4 पे, ठीक है। तो जब भी हमें जरूरत होता है तो इस स्पाइनल कॉर्ड दोनों साइड किडनी और बीच में होता है, तो जब भी हमें जरूरत होता है दोनों और दरवाजे होते हैं, वो दोनों खुलते हैं और जिसको जरूरत होता है उसके पास जाता है। उसके बाद से क्या होता है, किडनी की जो ऊर्जाएं है वो नीचे से ऊपर जाती है और लंग्स की ऊर्जाएं जो है वो ऊपर से नीचे आती है, तो फिर ये नीचे से ऊपर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। उसी प्रकार दिया गया है क्वी के बारे में, एनर्जी सिस्टम, मेटल, अर्थ, सारी चीजें दिया हुआ है, तो इसमें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने कर लिया है। जो मोटा मोटी है वो मैं बता देती हूँ आज, क्योंकि आज का क्लास मेरा रिवीजन क्लास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ क्वी। थोड़ा डाउट है मैम, डाउट है। बताइए। जैसे ये बोला गया है जो जी। लंग्स डेफिशिएंसी है उसका सिम्टम्स है टायर्डनेस, फिर डिसलाइक टू टॉक, ब्रेथलेसनेस, वीक वॉइस, ये सारे है। और उन्हीं का मैं मतलब एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिनका ये सिम्टम्स भी है और स्प्लीन का डेफिशिएंसी का भी सिम्टम्स है, जैसे नो एपिटाइट, देन लूज स्टूल, नोशिया फीलिंग। फिर उनको कौन सा प्रोटोकॉल लगाएं, लंग्स का लगाएं कि स्प्लीन का लगाएं? देखिए अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा डिजीज का सिम्टम्स, तो आप देखिएगा सारे डिजीज में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। हर एक डिजीज में आपको कुछ कॉमन सिम्टम्स मिलेगा और हर एक डिजीज का कुछ स्पेशलाइज्ड सिम्टम्स है, ठीक है। तो आपको सिम्टम्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, जो उसके एक मेन सिम्टम्स है, और बाकी तो सिम्टम्स और भी डिजीज से मिलेंगे तो और नहीं देखना। जो मेन सिम्टम्स है वो देखिए, स्प्लीन का है या लंग्स का है, दिखाई दे रहा है तो लंग्स को ट्रीट कीजिए। अगर मेन सिम्टम्स आपको स्प्लीन का दिखाई दे रहा है तो स्प्लीन को ट्रीट कीजिए, वो देखना है। कॉमन सिम्टम्स दोनों में सेम होता है, तो कॉमन सिम्टम्स को आपको नहीं देखने, ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगी। ज्यादातर तो लंग्स का लग रहा है, ठीक है मैम, ठीक है। एक डिजीज का आपको चार्ट आप देखेंगे बुक्स में तो बहुत सारे सिम्टम्स दिए हो, लेकिन इतना किसी पेशेंट को नहीं मिलता। जो मेन सिम्टम्स होता है उसमें टिक सर लगवा ही दिए होंगे, मेन सिम्टम्स को देखिए, और बाकी तो बहुत सारे जो ऐसे सिम्टम्स हैं जो फॉल्स सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब मैं बता रही हूँ, शायद मैं एक केस हिस्ट्री आप लोगों को बताई होंगी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक पेशेंट आई, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि छोटी छोटी चीजों हम डायग्नोसिस में भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगते हैं कि इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है। एक लेडी थी, लेडी नहीं गर्ल्स थी, 17-18 ईयर्स की, और वो मतलब समझिए कि इलाहाबाद में, कानपुर में काफी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल गया और फिर भी वो पेशेंट ठीक नहीं हुई। किसी ने रेफरेंस दिया उनका, वो आई अपने कॉलेज में, आई तो पता चला अच्छी फैमिली से थी, आई तो सभी लोग बोला कि सर एक ऐसा पेशेंट आया है जो गाड़ी से उतर नहीं चलता, गाड़ी के पास जाके आपको रोड पे देखना पड़ेगा। तो हमारे जो आदरणीय श्री खेमका सर थे तो बोले कि ठीक है, वो अपने जूनियर को बोले कि ठीक है आप जाके पेशेंट को देख लो। तो सर लोग गए, तो सर लोग भी आ गए घूम के कि सर वो तो पेशेंट उतरने लायक है ही नहीं। तो उसी में से एक हमारे और सर थे, वो गए बोले कि अच्छा पेशेंट उतरने लायक नहीं। जब उनका डायग्नोसिस फॉर्म फिल किया गया तो उनके पास मेडिकल का भी रिपोर्ट था, ठीक है। मेडिकली रिपोर्ट देखा गया। अब डॉक्टर के पास कोई सिम्टम्स निकलेगा ही नहीं तो डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देगा। मेडिकल साइंस वाले बोलेगी कुछ दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, दवाई खा रही है, कुछ हो नहीं रहा है। पेशेंट जो है वो पेशेंट कुछ चीजें छुपाता है और कुछ चीजें उसकी बॉडी छुपाती है। अब एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे थेरेपिस्ट का यही गुण है कि पेशेंट जो छुपा रहा है उसको निकलवाना और जो शरीर छुपा रहा है उसको निकलवाना। दोनों को जब आप निकालना सीख लेंगे तभी आप एक अच्छे चिकित्सक बन पाएंगे, नहीं तो बॉडी पे कुछ फॉल्स सिम्टम्स भी आते हैं। अब आप देखें, अरे इसको तो बेचैनी हो रहा है, पक्का बीपी बढ़ा है, और इसको दिक्कत कुछ और है। आपको
उस चीज को देखना होगा, एनालाइज करना होगा कि रियल में उसको प्रॉब्लम क्या है। मतलब फिर सर लोग गए देखे, तो एक हमारे सर हैं जो फिजियोलॉजी के टीचर थे, वो गए, जब उसका डायग्नोसिस फॉर्म फिल करे तो एकदम नॉर्मल। जब उन पेशेंट से पूछा जा रहा है, अपने में सारी चीजें लिखा जाता है कि आप यूरिन कितने बार जाते हो तो बताइए। जब पूछा गया कि स्टूल कितने बार दिन में जाती हो, तो तब बता रही है पेशेंट कि 20 दिन हो गया मैं तो स्टूल पास ही नहीं हुआ, 20 दिन से तो मैं गई ही नहीं। अब बताइए, बीमारी चल रहा है पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है कोई और डिजीज का और पता चला कि पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। 20 दिन से अगर जो पेशेंट स्टूल पास नहीं करेगा, खाए जा रहा है, तो बताइए क्या वो होश में रहेगा? वो पागल की तरह लड़की कर रही थी। लोगों को लगा कि है सियानी हो गई है, मेंटली परेशान हो, बहुत सारी XYZ प्रॉब्लम हो सकता है। सभी डॉक्टर लोग ऊंचे लेवल तक के सारे सोच निकाले। अब किसी ने चेकअप हुआ मेडिकली, सारे चीज फिट, अब डॉक्टर्स की इसमें कोई कमी नहीं है, तो किसी ने बोला कि आप वहां लेके जाओ, कैसे कैसे मरीज वहां ठीक हो गए, ठीक हो जाएंगे। जब उसको कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट दिया गया, पेशेंट आधे घंटे में बता रही है कि मुझे काफी ज्यादा पहले से पागल की तरह जो कर रही थी, थोड़ा शांति से बैठी, मतलब थोड़ा लोगों से बोली। 4 दिन 5 दिन अपने हॉस्पिटल में एडमिट रही। एडमिट रहने के बाद जब वो 50% ठीक हो गई, तब वो लोग अपने घर लेके गए। तो अब बताइए, जब आप अच्छे से डायग्नोसिस नहीं, उनकी बॉडी तो फॉल्स बता रहा था, भाई यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, सर में दर्द है, वो पागल की तरह कर रही है, घर से भाग रही है, किसी से बोल नहीं रही है, खा नहीं रही है, चल नहीं रही है, कोई XYZ आप कुछ भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट उसका नॉर्मल आ रहा है। दूसरी चीज, अब पेशेंट से बोला जा रहा है, तो डॉक्टर्स, देखिए डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, और भी पेशेंट देखने होते हैं। ठीक है, और टाइम दिया, हो सकता है उनके दिमाग में ये चीजें नहीं आए, उन्होंने नहीं पूछा स्टूल के बारे में, या वो काफी लोग शर्माते भी हैं तो नहीं बताई होगी। अब जो व्यक्ति 20 डेज अगर स्टूल पास नहीं करेगा तो उसका कंडीशन क्या होगा? अगर हम 1-2 दिन नहीं फ्रेश आउट अच्छे से होते तो हाल बुरा हो जाता है। तो उनके बॉडी पे सिम्टम्स भी फॉल्स था, और पेशेंट भी अपने पास तो बता दी, बाकी जगह नहीं बताई। तो ये चीजें हमें खुद पेशेंट से निकलवाना होता है, और निकलवाना कैसे है, उनकी बातों पूछना कैसे है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कैसे नॉलेज है, और आप किस तरीके से उससे बात करते हैं। तो कभी भी आप 1-2 सिम्टम्स देख के घबराइएगा नहीं, कभी भी 1-2 सिम्टम्स देख के देखिएगा नहीं कि अरे इसको तो हार्ट का भी आ रहा है सिम्टम्स, लंग्स का भी आ रहा है, किडनी का आ रहा है, तीनों का ट्रीटमेंट दे देते हैं। तब आपका बन जाएगा बहुत बढ़िया वाला खिचड़ी, और पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा, फिर आपका फीडबैक खराब जाएगा, फिर दोबारा आपके पास पेशेंट नहीं आएगा, साथ ही साथ आपकी पैथी बदनाम होगी। तो प्लीज देर ही सही, लेकिन आप जो भी ट्रीटमेंट दे, या तो बुक से पढ़ें, समझें, या अपने सीनियर से पूछे और फिर दे। काफी लोग क्लास में पढ़ते हैं, बोलते हैं हमने तो 2 साल से कोर्स किया, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता, सर कैसे कैसे पढ़ा देते हैं। सर कभी गलत नहीं पढ़ाते, हमारे अंदर कमी है कि हम क्लास में पढ़ लेते हैं, खुद से फिर उसे रिवीजन नहीं करते, या हमारा बेस कमजोर है, हम बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सर की कोई कमी नहीं है, तो अपनी कमी को ढूंढें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और डायग्नोसिस अच्छे से करें। शर्माने की कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं आता, मुझे भी जो चीजें नहीं आता, मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि मुझे थोड़ा डाउट है, मैं पूछ के बताऊंगी या पढ़ के बताऊंगी। आप लोग भी पूछ सकते हैं सीनियर से कि हाँ सर ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है, क्या देना है, आप भी उनसे केस हिस्ट्री समझिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे सीखिए, कीजिए। ठीक है, चलिए मैं अपने ट्रैक से थोड़ा सा भटक गई, नमस्ते मैम। मैम एक बात बताइए मैम, आपने एक एक करके पूछेंगे। हाँ बताइए मैम, आपने एक बात बताई, बहुत सारे पेशेंट हर एक बात बताते नहीं, छुपा के रखते, तो उनसे कैसे पूछना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, आपने एक बात बताया तो मैं भी एक बात बता रही हूँ। आपके बच्चे होंगे, बच्चे Yes. बोलते हैं बैलून भी खरीद दो, खिलौने भी खरीद दो, टॉफी भी खरीद दो, आइसक्रीम। अब वो मम्मी पे निर्भर करता है कि मम्मी बच्चों को कैसा ट्रीट करती है। कुछ मम्मी है कि थप्पड़ मार के बोलती चलो नहीं खरीदूंगी, कुछ मम्मी है प्यार से बोलती है बेटा कल खरीद देंगे, खाओगे तो ये हो जाएगा, और कुछ मम्मी है जो प्यार से समझा देती है।
एक बार आंख दिखाते उसमें बच्चे डर जाते हैं। तो आप पे निर्भर करता है कि आप पेशेंट से कैसे बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम, चीजों को निकलवाना MBA लोग करता है, उनसे पूछना, सेल्स वाले चीजों को निकलवाना जानते हैं। ठीक है, मैं तो एक्चुअली MBA नहीं की हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि आगे वाले को कैसे कन्विंस करना है, कैसे बात करना है, ये चीजें ऑनलाइन तो इतना नहीं सीख सकते, ऑफलाइन ही सीखने को ज्यादा मिलता है। इसीलिए हम ज्यादातर पढ़ाई मेडिकल की ऑफलाइन ही होती है। ऑनलाइन तो जब से कोविड आया तब से चला। ये चीजें तभी हम जब हम पेशेंट के पास, सीनियर के पास बैठते हैं और डील कर रहा होता है, तो हमें सीखने को मिलता है कि सीनियर कैसे डील कर रहा है, हमें कैसे डील करना है। ठीक है, ये चीजें हम खुद वैसे सीखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अब पेशेंट है, मैम आप म्यूट हो। कोई पेशेंट लेडी है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ आएगी तो वो बीमारियां नटंकी बहुत करेगी। नटंकी यानी उससे थोड़ा सा सर में दर्द होगा तो बहुत सारा दर्द बताएगी, मैडम जी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत सारा बताएगी। और साथ में कुछ शर्माएगी, यानी कि गाइनो टाइप का कोई अगर डिजीज होगा तो शर्माएगी, बताएगी नहीं। तो आपको क्या करना है, उनके हस्बैंड को बोलना है कि सर जी आप थोड़ा बाहर बैठ जाइए, या आप उनसे वैसे ट्रीट करें कि वो बातें अपने बता दें। दूसरा, कितने टाइप के पेशेंट होते हैं। दूसरा, अगर कोई पेशेंट अपनी सास के साथ आई तो वो कुछ और बताएगी और ऐसी चीजें बताएगी जो उनकी बॉडी के अंदर नहीं भी होगा, ताकि उनको बोला जाए, आप बोले कि मैडम आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। तो आप उनकी सास को बोलिए मैडम जी थोड़ा बाहर बैठिए, अब तक पूछिए, या उनको उस तरीके से घुमा के पूछिए। वो ऐसे बताएगी कि उनको बेड रेस्ट मिल जाए, थोड़ा काम कम करना पड़े। क्योंकि इस टाइप के हमारे पास पेशेंट आता है और हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, और हमारे सर भी सिखाए हैं कि ऐसे टाइप के पेशेंट आते हैं। दूसरा, अगर यंग बच्चे आते हैं तो आज का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है वैसे फ्रस्ट्रेट बच्चे आते हैं। एक तो हमारे पास ऐसा पेशेंट आया, बोला कि मैं कल ही फांसी लगा के मर जाऊंगा। क्या बात है? तो कुछ नहीं, जब हम लोग कॉलेज में थे तभी की मैं कहानी बता रही हूँ। आई थिंक 2 साल हो गए कि मैं मर जाऊंगा, मुझे अब बिल्कुल जीने का मन नहीं करता। तो हमारी मैडम पूछी क्यों बेटा जीने का मन नहीं करता? नहीं, मैं कल फांसी लगा के मर जाऊंगा। जब उस बच्चे से निकलवाया गया तो पता चला कि उसके घर वाले बहुत ज्यादा टॉर्चर किए थे कि तुम्हारा नंबर नहीं अच्छा आएगा तो ये होगा वो होगा। अब मैडम उसके पूरे उसके घर वाले के फेवर में, अरे तुम्हारी मम्मी ऐसी नहीं है, तुम्हारे पापा ऐसे नहीं है, तुम ऐसे पढ़ो, तुम ऐसे करो, तुम अपनी मम्मी को बुला। नहीं मैडम, मम्मी को बुला लाऊंगी तो मम्मी मारेगी। उस बच्चे को वो काफी ज्यादा मेंटली परेशान हो गया था बच्चा, यानी 50% डिप्रेशन में चला गया था। उसे काफी मैम ने काफी ज्यादा काउंसलिंग भी कोई चीज होती है, काफी ज्यादा उन्हें काउंसलिंग की, 2-3 दिन की। 2-3 में बच्चा ट्रैक पे आया, फिर अपनी मम्मी को बुला लाया, फिर उसकी मम्मी को समझाया गया कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, और साथ में उसको ट्रीटमेंट दिया गया। 1.5-2 महीने लग गए बच्चे को डिप्रेशन से निकलने में। तो आपके पास भांति भांति के पेशेंट आएंगे, और तभी आप सीख पाएंगे जब आप अपने सीनियर के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, या उनके साथ हमेशा नहीं लेकिन कभी कभार टाइम दीजिए। कमाना है तो अप टू डेट होना पड़ेगा, अच्छा नाम करना है, अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे डॉक्टर बनने हैं, तो हमेशा आपको इंटर्न हो या कोई भी हो, अप टू डेट होते रहिए, अपने सीनियर के साथ जुड़े रहिए। न्यू कोर्सेस हो रहे हैं जिनके बारे में आप जानिए, क्योंकि क्या होता है हम पढ़ते हैं फिर काम में लग जाते हैं तो चीजें हमारी दिमाग से निकल जाती है, और जब हम डेली रूटीन में रहते हैं तो चीजें फिर से रिपीट होते रहती है, तभी हम चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइप्स के आपके पास पेशेंट आएंगे, वो आपको ट्रीट करना है, आपको डील करना है। हम बोलते हैं ना, अपनी पैथी में बोला जाता है कि पेशेंट चल के आ रहा है, हम देख के पकड़ लेते हैं कि इस पेशेंट को क्या बीमारी है और क्या दिक्कत है। हमारे आदरणीय श्री खिमका सर थे, तो जब वो पेशेंट आता था तो दूर से ही बोलते थे देखना इस पेशेंट को बक्का किडनी की दिक्कत होगी, वो देख के बता देते थे। और रियल में पेशेंट आता था तो वही बताता था। हम लोग बोलते थे सर आप कैसे पकड़ लेते हैं, तो फिर वो बताते थे। तो आपको भी उसी तरीके से बनना है, और उस तरीके से बनने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होगा, और थोड़ा सा आपको अपने सीनियर के साथ जुड़े रहना होगा, बुक के साथ दोस्ती कीजिए तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके।
चलिए अब हम पढ़ रहे थे वेरियस फॉर्म ऑफ क्वी। क्वी के कुछ फॉर्म्स हैं जो दिया गया है। क्वी ओरिजिन कहाँ से निकलता है, जो फूड क्वी है वो कैसे बनता है, कहाँ से तैयार होता है, गैदरिंग की, ट्रू की, न्यूट्रेटिव की, डिफेंसिव की। कल मैं आप लोगों को क्वी का रिलेशन बताऊंगी। एक सिस्टम है क्वी का, वो मैं कल व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ समझाऊंगी। मतलब 10 मिनट के अंदर आप 2 दिन में क्लास किए और 10 मिनट के अंदर वो पूरे क्वी को आप समझ जाएंगे। वो कल एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा तैयार नहीं की हूँ, कल तैयार करके आप लोग को बताऊंगी, तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे है फंक्शन ऑफ क्वी। कुछ क्वी के फंक्शन है। एक चीज आप जानते हैं कि क्वी है वो कभी मरता नहीं है। जैसे हम इंसान हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन क्वी कभी मरता नहीं है। क्वी का हमेशा रूप परिवर्तन होता है, रूप बदलता है। ठीक है, और क्वी का एक रूप नहीं है, अनेकों रूप है। यानी कि अगर हम बात करें तो लाइट भी जो है, ये लाइट भी एक क्वी है। ये भी, इसे भी एनर्जी की जरूरत है और ये भी एक एनर्जी आपको दे रहा है। बात करें फैन की, तो फैन के अंदर भी एक ऊर्जा है, क्वी है, इसके अंदर भी एक प्राण है और ये भी हमें क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। अगर बात करें सेल फोन की, तो ये भी एक क्वी है। ये क्या दे रहा है, हमें किसी न किसी रूप से क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। इसके अंदर भी प्राण है और ये भी हमारे काम में आ रहा है। घड़ी है तो ये भी एक क्वी है। यानी कि दुनिया में जो भी चीज है, हर चीज के अंदर क्वी किसी न किसी रूप में है। यानी कि क्वी एक रूप में नहीं है, क्वी का फॉर्म चेंज होता है, क्वी कभी खत्म नहीं होता, कभी क्वी मरता नहीं है। अब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है, क्वी का रूप बदलता है। जैसे हम बोलते हैं ना, खाना खाए, रोटी खाए, हम कार्बोहाइड्रेट लिए तो कार्बोहाइड्रेट भी तो किसी फॉर्म में बदला। किस फॉर्म में बदला, ग्लूकोज के फॉर्म में बदला। तो क्वी का क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग हुआ, यानी क्वी का रूप जो है बदल गया। दूसरा ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, अब क्वी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। सपोज दैट गाड़ी है, गाड़ी के अंदर हमने पेट्रोल डाला, डीजल डाला, गाड़ी चल रही है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। एक जगह से दूसरे जगह भेजना, जैसे हमने खाना लिया, पेट में गया, फूड पाइप के द्वारा स्टमक में गया और स्टमक ने कहा भेजा, आगे किया, फॉरवर्ड किया। तो क्या है, चीज एक जगह से दूसरे जगह भेजना ही ट्रांसपोर्टिंग कहलाता है। और ये इसमें भी क्या है, इसमें भी क्वी की जरूरत है, ये भी क्या है, एक क्वी है। दूसरा होल्डिंग। अब जैसे स्प्लीन है, हमारे किसको होल्ड करके रखता है, सारे ऑर्गन्स को होल्ड करके रखता है। कुछ इमरजेंसी कंडीशन के लिए ब्लड को इमरजेंसी कंडीशन के लिए रखता है, होल्ड करके रखता है। तो ये क्या है, इंटेस्टाइन क्या है, ये भी चीजों को रीअब्जॉर्ब करती है, कुछ चीजों को होल्ड करके रखती है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो होल्डिंग का काम है, ये भी क्या है, इसके अंदर भी क्वी है। दूसरा रेजिंग, चीजों को उठाना। जैसे किडनी के पास ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसके अंदर भी क्या है, क्वी है। जब अगर क्वी नहीं होगा तो किडनी के पास जो ऊर्जाएं हैं वो नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगी। दूसरा वॉर्मिंग। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक ऊर्जा है, अगर ऊर्जा नहीं होगा तो वॉर्मिंग का काम नहीं होगा। दूसरा कूलिंग, अगर कूलिंग का भी काम है तो इसके अंदर भी ऊर्जा है। अगर कूलिंग हमारी बॉडी में नहीं होगा तो टेम्परेचर हमारा हमेशा बढ़ा रहेगा, शांत होगा ही नहीं, कम होगा ही नहीं। कम जैसे क्या हाई ग्रेड फीवर, ये क्या है, इसमें भी हमारी जो काम करती है कूलिंग सिस्टम काम करती है। तो क्वी का रूप परिवर्तन होता है, क्वी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन क्वी कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, क्वी स्टेगनेट कर जाता है, रुक जाता है, रुकावट आ जाती है, बाधाएं आ जाती है, लेकिन क्वी कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, दूसरा यही दिया है, ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, अब किस किस चीज में होता है वो दिया हुआ है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग, होल्डिंग, रेजिंग। ठीक है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ क्वी, ये मैंने कल आप लोग को पढ़ाया ही था। ठीक है, अब क्वी के कुछ डायरेक्शन होते हैं। अब कौन से ऑर्गन्स की ऊर्जाएं कैसे जाती है, सपोज दैट अगर इस स्टमक की बात करें
तो स्टमक की ऊर्जा हमेशा ऊपर से नीचे आती है, और जब स्टमक की ऊर्जा ऊपर से नीचे नहीं आके नीचे से ऊपर जाने लगे तो समझे कि आप बीमार है। क्या मन होगा? उल्टी क्या बोलते हैं, हाँ उल्टी आएगा, वोमिटिंग आएगा, लेकिन होगा नहीं। सर भारी भारी, सर में दर्द, गैस्ट्रिक, ओवर, उसके बाद हाँ ये सारी चीजें होगा। तो यानी जो स्टमक की ऊर्जा है ऊपर से नीचे जाना चाहिए और नीचे से ऊपर, यानी अधोवायु निकलना चाहिए, और निकल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वी है उसका डायरेक्शन सही नहीं है, इसका रॉन्ग डायरेक्शन है, इसके कारण आपको प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, लंग्स की ऊर्जा। लंग्स की ऊर्जा भी ऊपर से नीचे आती है। जब लंग्स की ऊर्जा नीचे से ऊपर जाने लगे तो क्या होगा? घबराहट होने लगेगा, चेस्ट में कंजेशन होने लगेगा, मन बेचैन बेचैन सा होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। एक इसके वजह से, लंग्स के वजह से, क्योंकि लंग्स की ऊर्जा नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे नहीं आती, तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके क्वी का डायरेक्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेम फिर किडनी की ऊर्जा है। किडनी की ऊर्जा क्या है? नीचे से ऊपर जाती है। अब यही ऊर्जा अगर ऊपर से नीचे आने लगे तो क्या है? आप बीमार हैं। फिर आपको क्या होगा? कमर में दर्द रहेगा, कमर के दर्द के साथ साथ आपका हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस लेते भी हैं तो धीरे धीरे ले रहे हैं, उसके बाद आपका वॉइस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्या कर रही है, मतलब धीमे धीमे एकदम धीरे धीरे बोलेंगे। तो ये सारे क्या है? क्वी। दूसरा, अब स्प्लीन है। अगर स्प्लीन की ऊर्जा है नीचे से ऊपर जाती है, अगर स्प्लीन की ऊर्जा है ऊपर से नीचे आने लगे, क्या होगा? जो मसल्स है वो ऐसे आ जाएगा जैसे बुढ़ापे में आता है, ठीक है, क्योंकि स्प्लीन का काम है होल्ड करना। फेस है ऐसा लटक जाएगा, चेस्ट है एकदम नीचे आ जाएगा, थाई की मसल्स है एकदम साइड से एकदम लुंज पुंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज क्या है? उसके बाद आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, कहीं भी चोट लगा, थोड़ा सा कटा बॉडी में खून निकला, आपको चक्कर आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो ये सारे काम क्वी के कारण है, क्योंकि क्वी जो है बाधित हो गई है, क्वी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, मार्ग उल्लंघन हो गया है, कंट्रावेक्शन हो गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद पेचिस हो गया, यानी कि लूज मोशन हो गया, क्वी जहां डिफिशियंस हुई, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वी के फॉर्म हैं। अब हमने पढ़ा था कि क्वी के अंदर किस प्रकार से विषम संगतियां आती है। अब जैसे क्वी डिफिशियंस होती है, यानी क्वी के अंदर ऊर्जाएं की कमी हो जाती है, क्वी सिंक कर जाती है। जब क्वी डिफिशियंस होती है तो क्वी डिफिशियंस पे हम लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। क्वी जब भी आपकी बॉडी में डिफिशियंस होगा तो कुछ टाइम तक आप चल सकते हैं, लेकिन वही क्वी सिंक करेगा तो आपको काफी तकलीफें होगी। यानी सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब कि 80% ऊर्जा आपकी बॉडी से खत्म। क्वी स्टेगनेट हो गया, स्टेगनेट हो गया तो आप काम तो करेंगे लेकिन हंसी खुशी नहीं करेंगे। डिफिशियंस भी होगा तो वही रो रो के करेंगे। 1 घंटे में चलना चाहिए 1 किलोमीटर, तो 1 घंटे में चले आप ½ किलोमीटर। लेकिन वही क्वी स्टेगनेट कर गया, यानी कि क्वी के अंदर आपकी ताकत 80% कम हो गई, यानी गिलास में पूरा भर के पानी है, पूरे गिलास तो पूरा खत्म हो गया, बस 20 ml ही बच चुका है। 100 ml में से 20 ml ही बचा है, 80 ml खत्म हो गया। दूसरा, क्वी स्टेगनेट। क्वी स्टेगनेट में क्या है? काम तो करेंगे लेकिन छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी यानी रुक रुक के, चीजें तो चलेगी। दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कना चाहिए? 72 बार। तो आपका दिल कितने बार धड़केगा 1 मिनट में? अगर क्वी स्टेगनेट कर गई तो कितने बार धड़केगा? कोई बताएगा? कम धड़केगा ना मैम। जब स्टेगनेट कर गई तो चीजें तेज तो नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। तो एक मिनट में आपका धड़केगा 80 बार, तो पता चलेगा आप कहाँ रहेंगे। तो ये सारी चीज, सॉरी मैं एग्जांपल के लिए बोली हूँ, ठीक है। क्वी कंट्रावेक्शन, अगर क्वी का मार्ग ही उल्टा हो गया, यानी नीचे से ऊपर चीजें जाने लगी और नीचे से ऊपर जाने लगी, तो समझिए कि आपकी बॉडी के सारे सिस्टम धीरे धीरे डैमेज होने लगे। उसके बाद क्वी एक्सेस, अगर क्वी एक्सेस भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है, यानी कि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन होना चाहिए।
अगर हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन है, बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो बस डिजीज तो आ ही जाएगा। इसी प्रकार से दिया गया है, कुछ बताया गया है कि शरीर में रक्त बनाने का कार्य, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा एनाटॉम और फिजियोलॉजी में भी, बाकी एक्सप्रेशन मैंने भी पढ़ाया ही है, कुछ क्वी का दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है क्वी से संबंधित रोगों के प्रकार। यहाँ पे कुछ क्वी के टाइप्स दिए गए हैं कि उससे रिलेटेड कैसे कैसे डिजीज होते हैं। पहला डिफिशियंसी, डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज। अब देखिए डिफिशियंसी किस किस ऑर्गन में होता है। आपको पता है कि लीवर डिफिशियंसी नहीं होता। डिफिशियंस हमारे 5 ऑर्गन ज्यादातर होते हैं, इन ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ। किडनी ऑलवेज डिफिशियंस रहता है, ठीक है। किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी लंग्स स्प्लीन, किडनी लंग्स स्प्लीन हार्ट, और प्लस में स्प्लीन भी डिफिशियंस होता है, स्प्लीन भी डिफिशियंसी, बिल्कुल स्प्लीन भी डिफिशियंसी, यानी 5 इन ऑर्गन जो है वो ज्यादातर हमारे डिफिशियंस होते हैं। उसके बाद क्वी सिंकिंग, क्वी सिंकिंग का मतलब खत्म होना, 80% 90% ऊर्जाएं खत्म, यानी कहानी समझिए कि खत्म होने वाली ही है। तो क्वी सिंकिंग भी ज्यादातर सिंकिंग हमें मिलता है, स्प्लीन क्वी सिंकिंग मिलता है, और उसके बाद शायद हार्ट क्वी सिंकिंग भी मिलता है। हार्ट क्वी सिंकिंग अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आगे देख के बताऊंगी क्योंकि इतना याद मुझे भी नहीं है, ठीक है। स्प्लीन क्वी सिंकिंग ज्यादातर होता है, ठीक है। कोलैप्स, कोलैप्स में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो 50% 50-50 पे आ जाते हैं। कोलैप्स 100% नहीं होता, उसमें 50% जो हमारा क्वी है वो खत्म हो जाता है। जैसे हार्ट क्वी, हार्ट कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, हार्ट की ऊर्जाएं कोलैप्स कर जाती है, तो इसमें जो हमारी ऊर्जाएं हैं वो 50% खत्म हो जाती है। उसके बाद स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन ज्यादातर हमारे लीवर में देखने को मिलता है और हार्ट में देखने को मिलता है। लीवर में ज्यादातर मिलता है, ठीक है, मतलब 99% लीवर में स्टेग्नेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कंट्रावैक्शन, कंट्रावैक्शन में आता है रेज्ड क्वी और एक्सेप्शनली रेज्ड क्वी, यानी कंट्रावैक्शन में होता है कि चीजें उल्टा चली गई, यानी इसका मार्गोल्लंघन, यानी मार्ग कुछ और है और उसको क्या की, वो उल्टा कर दी। इसमें क्या होता है, अब हम जानेंगे कि डिफिशियंसी में हम पॉइंट्स को क्या करते हैं, सिंकिंग में क्या करते हैं, कोलैप्स होता है तो क्या करते हैं, स्टिग्नेस में पॉइंट को क्या करते हैं, और कंट्रावैक्शन में पॉइंट्स को हम क्या देते हैं, यानी कब टोन करेंगे, कब सीडेट करेंगे, कब बैलेंस करेंगे, इसके बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। अब देखिए कुछ दिया हुआ डिफिशियंसी ऑफ क्वी, अब दिया हुआ है, हमने पढ़ भी लिया है आगे। लंग्स क्वी डिफिशियंसी मिलता है आपको, स्प्लीन क्वी मिलेगा, किडनी का मिलेगा, हार्ट मिलेगा, पेरिकार्डियम मिलेगा, और इसके बाद इसमें स्प्लीन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट, पेरिकार्डियम, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स में ज्यादातर पेरिकार्डियम को ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। पेरिकार्डियम को हम ब्रेन के नाम से जानते हैं और ट्रिपल वर्मर को हम स्पाइन के नाम से जानते हैं। तो इन सारी चीजों में आपको क्वी की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। दूसरा है सिंकिंग ऑफ क्वी। अब सिंकिंग ऑफ क्वी में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा स्प्लीन क्वी सिंकिंग, किडनी क्वी सिंकिंग, उसके बाद है हार्ट की सिंकिंग नहीं होती, हार्ट क्वी रेजिंग होती है, ठीक है। उसके बाद किडनी क्वी रेजिंग भी होती है। तो सिंकिंग आपको 2 ऑर्गन्स में मिलेंगे, हार्ट स्प्लीन में और किडनी में। इसी प्रकार से दिया गया डेफिशिएंसी ऑफ क्वी। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, और जैसे सर ने बता रहे थे अभी कुछ टाइम पहले कि अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट के अंदर लंग्स का भी सिम्टम्स आ रहा है और स्प्लीन का भी आ रहा है, तो हम किसको ट्रीट करें। तो यहाँ क्वी डिफिशियंसी के कुछ मेन सिम्टम्स दिए हुए हैं, जैसे जो पेशेंट है उसके अंदर ब्रेथलेसनेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो वॉइस है वो कमजोर होगा, उसके बाद टायर्डनेस सा फील होगा, थकान सा क्या बोलते हैं, थकान सा महसूस होगा। उसके बाद पसीने बहुत आते रहेंगे, उसके बाद भूख बंद हो जाएगा, उसके बाद पतले दस्त यानी कि लूज मोशन होगा, बहुत पतला, उसके बाद हाथों पैरों में कमजोरी आएगा, ठीक है। इतने सारे दिक्कत जो हैं वो क्वी के हैं।
क्वी डिफिशिएंस के हैं, लेकिन एक चीज आप जानेंगे कि क्वी डिफिशिएंस के इतने सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन किस क्वी के क्या मेन सिम्टम्स है। एक कॉमन सिम्टम्स हो गया जो आपके ज्यादातर सारे डिफिशिएंसी में मिलेंगे, लेकिन हर एक डिजीज के कुछ अपने अपने मेन सिम्टम्स हैं, वो हमें आगे देखना है। ठीक है, देखिए जैसे आया डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट डेफिशिएंसी ऑफ पी। अब कुछ हमें चार्ट होगा आप लोगों के पास, पीडीएफ है तो देख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। अगर बुक्स है तो बुक्स देख सकते हैं, पेज नंबर 64 to 87। ठीक है, दिया हुआ है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डेफिशिएंसी ऑफ क्वी का। हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे और क्या ट्रीटमेंट देंगे किस चीज का, अगर क्वी की डिफिशिएंसी किसी ऑर्गन्स में आ जाते हैं तो। अब देखिए कुछ दिया गया है, लंग्स की पहले बात करते हैं। लंग्स के डिफिशिएंसी में इतने सारे सिम्टम्स दिए गए हैं, व्यक्ति को टाइटनेस सा फील हो गया, एम्प्टी पल्स आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, इसका कम्प्लेक्शन ऐसा हो जाएगा, स्वेलिंग आएगा, ठीक है, कफ आएगा, बोलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिए हैं। लेकिन जो इसके मेन सिम्टम्स हैं वो देखेंगे, मेन सिम्टम्स में है कफ आएगा, दूसरा वीक वॉइस, उसके बाद ब्रेथलेसनेस, यानी कि जो व्यक्ति होगा वो बोलेगा भी। देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, जो लंग्स की डिफिशिएंसी है और हार्ट की डिफिशिएंसी है, उसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो हल्का मिलते जुलते हैं, हल्का मिलते जुलते हैं। यानी कि ब्रेथलेसनेस लंग्स वाले पेशेंट को भी आएगा और हार्ट वाले को आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो लंग्स वाला पेशेंट होगा उसको जो आएगा वो ब्रेथलेसनेस हमेशा रहेगा और उसका नॉर्मली चलेगा, नॉर्मली क्या थोड़ा तेजी से चलेगा। लेकिन जो हार्ट वाले डिजीज का पेशेंट होगा उसके जो सांस लेने का तरीका होगा वो शॉर्ट, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा। ठीक है, शॉर्ट सांस है, यानी कि सांस हम जिस तरीके से नॉर्मली ले रहे हैं वैसे नहीं लेगा। उसके बाद वीक वॉइस, वीक वॉइस हार्ट वाले पेशेंट का भी आता है और वीक वॉइस लंग्स वाले का भी आता है। उसके बाद कफ, जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनको ज्यादातर कफ नहीं आते और जो लंग्स वाले पेशेंट होता है उनके अंदर कफ रहता है। अब आप पूछेंगे ड्राई कफ है या कोल्ड कफ है, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, पेशेंट के कंडीशन पे, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, कैसे मौसम में बीमार है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है जो आपके याद करने लायक है। बाकी जो अदर सिम्टम्स हैं वो आप रट्टा मारिए चाहे वैसे रहिए, लेकिन मेन सिम्टम्स जो है वो ये रहेगा। और लंग्स वाले के कुछ हार्ट के भी सिम्टम्स आएंगे, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब टंग देखेंगे, ये बहुत जो पेशेंट होगा उसका हमें टंग देखने भी आना चाहिए। टंग है सारे डायग्नोसिसों को क्लियरिफाई कर देता है, क्लियर बता देता है टंग और पल्स। क्या जो हमने डायग्नोसिस किया, हम क्यों बोलते हैं कि हमें हर चीज आना चाहिए, सिर्फ एक्यूप्रेशर का फॉर्म भर के आप ट्रीटमेंट मत दीजिए। सक्सेसफुल होंगे मैं जानती हूँ, लेकिन 100% हर डिजीज में नहीं हो पाएंगे। आपने सारे डायग्नोसिस करने के बाद पेशेंट का जीभ देखिए, उसके बाद पल्स चेक कीजिए, अगर आपके पास पॉसिबल है तो बीपी भी चेक कीजिए और तब आप ट्रीटमेंट देखिए, फिर देखिए अपना रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए जो पेशेंट है उसके टंग कैसे मिलेंगे। टंग मिलेंगे जीभ में, लंग्स एरिया में 1 या 2 आरे क्रेक्स आते हैं। बिल्कुल, जब लंग्स की डिफिशिएंसी वाले पेशेंट का आप जब जुबान देखेंगे तो लंग्स का जो एरिया है जीभ पे, हर एक ऑर्गन्स का अपना एरिया डिवाइड किया गया। तो लंग्स के एरिया में आपको मिलेगा हल्का क्रेक, यानी कि जैसे दरार आ जाता है, जैसे आप देखे होंगे मिट्टी के अंदर दरारें आ जाती है, जैसे भूकंप आता है तो वैसे आपको लंग्स के एरिया में हल्का क्रेक मिलेगा। तो आप अगर लंग्स के एरिया में मिला तो समझिए लंग्स का डिजीज। अगर दोनों के मिलते जुलते, हार्ट और लंग्स के मिलते जुलते सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप जुबान देखे तो लंग्स के एरिया में क्रेक नहीं है, ये एरिया आपको मिलेगा हार्ट के एरिया में, तो टिप ऑफ द टंग पे आपको क्रेक मिलेगा। तो आप समझिएगा कि जो आपका टंग है वो सच बोल रहा है,
हो सकता है आपका डायग्नोसिस थोड़ा सा रॉन्ग हो, तो आप फिर से उसे रिपीट कीजिए, पल्स चेक कीजिए, बीपी चेक कीजिए, फिर ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है। बाकी कुछ दिया जो हम केस हिस्ट्री लेते हैं कि अगर माँ के लंग्स में प्रॉब्लम है और बच्चा जन्म लिया तो हो सकता है बच्चे के लंग्स में प्रॉब्लम आ जाए। अगर पिता के लंग्स में किडनी में कोई दिक्कत है और बच्चा जन्म लिया तो हो सकता है, यानी कि हम उसके मदर फादर का भी केस हिस्ट्री लेते हैं जब वैसी डिजीज होती है, तो उसके बारे में दिया गया है। ठीक है। अब लंग्स की डिफिशियंसी का प्रोटोकॉल थोड़ा सा बुक्स में एक पॉइंट गलत है, गलत प्रिंटिंग हो गया है, तो आप उसे ठीक कर लीजिए पॉइंट्स को। ठीक है। ज्यादातर बुक्स में, नए वाले बुक्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने वाले मैम बुक्स में कौन ठीक सा है, प्रोटोकॉल का कौन सा? लंग्स की डिफिशियंसी की बात कर रही हूँ सर मैं। ओके ओके, कौन सा पॉइंट बताइए, एक आई विल पॉइंट चेक। मैं बता रही हूँ रूपक जी, एक पॉइंट है जो मिस प्रिंट के वजह से थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप लोग ठीक कर लीजिए। हमें भी नहीं पता था, जब हम लोग कॉलेज में थे तो आदरणीय खिमका सर ने बताया और हम लोगों को ठीक करवाया है। ठीक है। प्रोटोकॉल नोट करेंगे लंग्स की डिफिशियंसी का। रूपक जी बोलिए नहीं, मैं 2 बार बोलूंगी, 3 बार बोलूंगी, क्योंकि आपके कारण और लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, LU7, LU9, LU7, LU9, CV6, LU7, LU9, CV6, CV6 of governing vessels 12, GV governing vessels 12, UV13, UV13, ST36, ST36, all 0.25, all 0.25, यानी टोटल पॉइंट्स को हम 25 कर देंगे। ठीक है। सभी लोग नोट कर लिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। LU7, LU9, CV6, LU7, LU9, CV6, गवर्निंग वेसल्स 12, गवर्निंग वेसल्स 12, UV13 और ST36, UV13 और ST36, ऑल 0.25। ठीक है। सभी लोग नोट कर लिए। अब आप लोगों के आज मैंने जो थोड़ा सा रिवीजन करवाया, अगर उसमें से कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, और बाकी का जो है वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, और कल हम लोग एनर्जी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने जो क्वी का सिस्टम पढ़े हैं उसको मैं अच्छे से कम टाइम में थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगी, ताकि आप लोग के माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, हमें बुक देखने की जरूरत ना हो। ठीक है। तो बताइए कोई डाउट? मैम एक्सक्यूज मी, बताइए। एक्सक्यूज मी हाँ बताइए। मैम, बुक में इस प्रकार से लिखा हुआ है LU7, LU9, UV13, गवर्निंग वेजल 12, कॉन्सेप्शन वेजल 6, स्टमक 36, ऑल पॉइंट टोन। एनी करेक्शन? हेलो। लगता है मैम का नेटवर्क छूट रहा है। नहीं, एक्चुअली नेटवर्क नहीं, एक्चुअली कोई आ गया था थोड़ा सा, तो उसमें मैं चली गई। ठीक है। चलिए, तो आप लोग का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम कुछ ये पूछा था, आप ये बताए नहीं कि कुछ करेक्ट करना है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये था ना, पहले था CV12, तो CV12 के जगह मैंने लगाया गवर्निंग वेसल्स 12। ठीक है। No, no. Governing budget 12 is the correct put book. देखिए यहाँ पे Already आप, correction, ma'am. This book. अच्छा देखिए, नहीं तो मैंने बताया है ना कि न्यू बुक के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने पुराने बुक से पढ़ाया।
तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट नहीं था। तो यहाँ पे देखिए पहले था CV12, तो मैंने करवाया गवर्निंग बेसिस ट्यूब, ये सर ने ही हम लोग को करवाया था। अब न्यू बुक में हो सकता है सर लोगों ने करवा दिया हो करेक्ट। यस, गवर्निंग वेजल 12 में। हाँ जी ठीक है, हो गया कंप्लीट। नमस्कार मैम एक फ्रेंड्स। बात बोलूं? मैम बुक्स में आपने जिस सीक्वेंस में बताया है, दोनों में क्या ऊपर नीचे करनी है या बुक में जैसा जैसे यूज कर लिया? क्या समझी नहीं? मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हेलो। आपने पॉइंट लिखाए हैं, इस प्रकार से यूज करनी है या बुक्स में जिस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से यूज कर सकते हैं? कभी भी पॉइंट सिस्टमैटिक तरीके से लगाते हैं। अगर पहला पॉइंट LU7 है तो पहला पॉइंट आपको LU7 ही लगाने हैं, ठीक है। मैम मैं यही कहना चाह रहा हूँ, LU7, LU9, UB13, गवर्निंग वेजल 12, कॉन्सेप्चुअल वेजल 6, ST36, ऑल पॉइंट ऑन हाँ पुट तो बुक में ये लिखा हुआ है। किया गया उस सिस्टमैटिक तरीके से ही आपको लगाने हैं, ऐसे नहीं कि आप किसी तरीके से लगा दिए। फिर मतलब हर चीजों का एक क्या बोलते हैं तरीका होता है और उससे हमें काफी लाभ मिलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोगों को करना है। मैम वो कौन सा बुक है, बुक का नाम क्या है? मैम एक बात बोलूं? सर PDF प्रोवाइड करेंगे ना, साथ तो देते ही है PDF। PDF आप लोग को मिल चुका है, ये तो रिवीजन क्लास था। हाँ बताइए। मैम होस्ट बनाइएगा हमको। ठीक है सर, नमस्ते सर, क्लास में आए तो पीयूष जी सर को नमस्कार। बहुत अच्छा अच्छा ठीक है। तो आज की क्लास तो हमको लगता है कि काफी अच्छी रही है ना। हम लोग बुधवार तक जो है, आज सोमवार हुआ ना, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन में इस एनर्जी पे जितना भी समय देना है देंगे। और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। अभी मंगलवार भी है, बुधवार भी, 2 दिन और है। कोई भी सवाल जो है आप 2 दिन में पूछ सकते हैं। अब जो है इसके बाद जो है आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं करना है। बार बार एक ही चीज को पढ़ाने में क्या होता है ना कि समय काफी लग जाता है। तो जो टॉपिक एक बार पढ़ाई हो गई है तो बार बार जो है उसी के बारे में चर्चा नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने पूरा समय दिया है। ठीक है ना मैम सोनी जी? हाँ जी सर। है ना। ये क्या है कि जी। पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये एनर्जी का 2 दिन में जितना कंप्लीट करना है कर लीजिए। 2 दिन उधर हो गया, आज तीसरा दिन हो गया, 2 दिन और दे रहे हैं, 5 दिन हो जा रहा है। 6 घंटे आपको क्लास करवाई गई, फिर 3 दिन लगातार जो है। अब मतलब कि आप लगभग 10 घंटे हम लोग इस टॉपिक पे दे रहे हैं। तो 10 घंटा सिर्फ एनर्जी पे दे रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी कंफर्म हो जानी चाहिए, है ना। सबके नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है। शिवराम ने अभी देखे, मैंने देखा काफी अच्छे उसने नोट्स तैयार किए। तो जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तभी तो नोट्स तैयार कर पाएंगे। तो ये चलिए इस तरह के और भी लोग जो है नोट्स को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब एक एक करके बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन मेहनत तो की है, नोट्स भी तैयार किए हैं और PDF भी मिल गई है आपको, तो फिर अब और क्या चाहिए, है ना। तो आप लोग सभी एनर्जी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग सहमत है इससे कि हम लोग 3 दिन में इसको, बुधवार तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे? जी सर, बहुत जी सर। जी जी नोट्स बन जाएंगे सबके? और बन जाएगा सर। ओके ठीक है। क्योंकि अगर आपने एनर्जी को नहीं समझा ना, फिर हम शनिवार से ब्लड को ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के रूप में। तो अब क्या होगा ना कि आप उसको समझिएगा, ठीक है। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए। अब वहां पे आप जो है ब्लड को अगर समझाने का कि सर ये तो हमने नहीं पढ़ा है,
तो फिर ये हमारी गलती नहीं होगी ना। ठीक है, ठीक है मैम, कल और परसों भी आप ये कंटिन्यू कर दीजिएगा 9 से 10 बजे का जो हम लोग का समय है। ठीक है, ताकि ये जो चैप्टर है ना एकदम बेसिक फाउंडेशन, अगर इसमें आपने गड़बड़ की ना तो आगे चल के आपको हर जगह गड़बड़ मिलेगी। प्रोटोकॉल्स के बात है, 50 से ज्यादा बीमारियों के प्रोटोकॉल्स आपके पास अभी हैंड में है। ठीक है, बेल्चिंग का आपका देखिए एग्जैक्ट प्रोटोकॉल है, आपको करना कुछ नहीं, बस प्रोटोकॉल को लगा देना है, क्योंकि आप समझ गए कि बेल्चिंग क्यों होती है। और अगर हिचकी हो रही है किसी को, क्यों हो रही है, एनल प्रोलैप्स हो रहा है, क्या कारण है, यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, क्या कारण है। ठीक है, आप अपने मन से जो है एक लिस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं जिसमें जो बीमारियां हैं और उसके जो है काउज हैं और प्रोटोकॉल है, तो क्रिएटिव वे में काम कर सकते हैं। कुछ स्पेशली अगर आप लोग को सलाह देना है तो बताइए, 1-2 मिनट हम लोग और समय ले रहे हैं, आप लोग से स्पेशली फीडबैक लेना चाह रहे हैं और सलाह लेना चाह रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, या फिर आपके तरफ से कोई भी फीडबैक है। सुबह आपने बना लिया है नोट्स? ये सर मैं बना लिया, पर क्या पर? हेलो, हाँ बोलिए। बना लिया सर, बस दूसरा वाला पीडीएफ का अच्छे से नहीं बनाया, उस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। पहला वाला तो मैं पूरा बना लिया। ओके, दूसरा वाला करते करते बहुत ज्यादा डाउट आए थे सर, तो फिर करने का थोड़ा सा वो नहीं हुआ। डाउट सेंड कर देखिए दिया सर ऐसा, ग्रुप में। हाँ तो वो सब क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका काम है उसको पूछना। ठीक है, क्योंकि कल और परसों 2 दिन जो है ना इस पर पूरा समय दिया जा रहा है। अब उसके बाद कहिएगा तो हम हमेशा इसी एक टॉपिक पे तो नहीं लगे रहेंगे ना, फिर अब बाकी बहुत सारे टॉपिक है, ये तो अभी स्टार्ट है ना। हमने जी बिल्कुल डिप्लोमा सर। जो है टीसीएम फाउंडेशन नहीं करवा के हम इसको पार्ट बाय पार्ट करवा रहे हैं, दरअसल ये सभी टीसीएम फाउंडेशन का पार्ट है। ठीक है, टीसीएम सर, फाउंडेशन डिप्लोमा हम लोग कहते हैं, डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, ये उसका एक पार्ट है। तो ये मास्टर डिप्लोमा करने वाले लोग और डिप्लोमा करने वाले लोग और सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेनेसी कुछ सर कहना जैसे चाह रहे हैं? बोलते हैं, हेलो, यू नीड टू आस्क समथिंग सर टेनेसी? हाँ, जैसे बोलते हैं कि पेट में अगर कंट्रावेक्शन हो गया तो डकारे आएंगी। तो अगर किसी को और जैसे वैसे तो पेट की ऊर्जा नीचे जानी चाहिए, तो किसी को अगर गैस भी है और डकार भी है, तो उसके लिए कॉन्ट्रावेक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? हाँ तो है ही ना, तो इसके लिए क्यों ट्रीटमेंट नहीं दीजिएगा? अब गैस हो गया तो क्या हो, गैस जो है नीचे जाना चाहिए तो ऊपर से निकल रहा है, ये तो आपका और डकार है, तो सेम चीज हुआ ना। नहीं सर, अगर किसी का गैस अगर जा रहा है यानी स्टोमक का ऊर्जा नीचे जा रहा है और उसको डकार भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट सा नहीं कर रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी देखिए आंतों से, आंतों में जो गैस होती है गर्मी, वो नीचे से निकलेगी और पेट में जो गर्मी है वो ऊपर से निकलेगी। ठीक है, तो स्टमक में कॉन्ट्रावेक्शन हो गया तो वो बेल्चिंग हो जाएगी, गैस बनेगी जो मुंह से जो है छाती पर आ जाएगी, जलन होगा। ठीक है, लेकिन आंतों में स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर वो गैस बनी, क्योंकि ये जो है लीवर का जो स्टैग्नेशन है ना, आंतों पर भी तो अटैक करता है। ठीक है, तब जो है ना आपको गैस जो है नीचे से निकलेगा और गुड़गुड़ाहट के साथ, जिसको बारोग्रिज्म तो डकार में कॉन्ट्रावेक्शन ही लगेगा ना सर, स्टोमक का ही? यस यस, डकार में कॉन्ट्रावेक्शन ही लगना है स्टमक का। और जैसे सर, जैसे जो मूविंग पेन बोलते हैं वो लिवर की स्टैग्नेशन से होता है। हाँ, लीवर की एनर्जी रुक गई तो मतलब कि एनर्जी इमोशनल कारण से अधिकतर रुकती है, और लीवर की एनर्जी अगर एक बार रुक गई, स्टक हो गई, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अधिकतर मानसिक प्रॉब्लम और खुजली, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार यही होता है। इसलिए इमोशंस जो है ना स्टक नहीं होने चाहिए, व्यक्ति को जो है किसी एक जगह पे जीवन में अटक के नहीं रहना चाहिए, तो उसको ये समस्या हो। ठीक है जी सर, अब जैसे मूविंग पेन है, जैसे पेट में, चाहे पेट में किसी को गैस है, मतलब जैसे कभी राइट तरफ पेन हो रहा है थोड़ा, वहां पे भी वहां का कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट दिया तो लेफ्ट तरफ में चला गया, चाहे सेंटर में चला गया, तो वो लिवर की स्टैग्नेशन है क्या?
यस, मूविंग पेन हमेशा लीवर की स्टैग्नेशन में, और फिक्स पेन लीवर ब्लड स्टैग्नेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दोनों ओके बहुत सर। इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट में इसको दिया गया था। ठीक है, लीवर की स्टैग्नेशन और ब्लड की स्टैग्नेशन, ये फिक्स वाला दोनों। क्या बोले सर? फिक्स वाला फिक्स है तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन लीजिए, ब्लड स्टैग्नेशन, ब्लड रुक जाएगा तो फिक्स पेन होगा, जिस जगह ब्लड रुकेगा उस जगह पेन होगा, और एनर्जी रुक जाएगा ना तो फिर उस जगह पेन नहीं होगा, वो घूमता हुआ दर्द होगा, वो पेन कहीं भी हो सकता है। और ब्लड स्टैग्नेशन से जो दर्द होता है वो तेज होता है, चुभने वाला होता है। ठीक है, और लीवर की स्टैग्नेशन से जो पेन होता है वो उसकी अपेक्षा डल होता है, लेकिन वो लगातार होने वाला पेन होता है। ठीक है, और सर ये जो नाभि रहता है, नाभि की दोनों तरफ में ना, बहुत लोगों में देखा नाभि की दोनों तरफ बहुत टाइट सा रहता है, बहुत ज्यादा नाभि की दोनों वो तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है ताकत घटने से होता है। ST25 पे ट्रीटमेंट दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। कारण समझ गए कि उसमें क्या होता है ना कि लार्ज इंटेस्टाइन का होता है छोटी आंत से फूड को उठाकर ऊपर भेजना। ठीक है, तो इसका अपना डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और फिर बाहर की। तो एलाई कमजोर होने से फूड ऊपर नहीं जा पाता है, तो पेट में दर्द होता है। ठीक है, पेट फूला हुआ महसूस हो तो यहाँ पे एलाई का एनर्जी जो आपको बढ़ाने की जरूरत है। सर पॉइंट ठीक है। ST25 चलिए, बताया और भी आपने लोग ना? हैं? ओके, तो और भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने। अच्छा मोनिका जी, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नोट्स आपने तैयार कर लिए हैं? आवाज वैसे नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ, सर। नोट्स तैयार कर लिए आपने? जी सर, कर रही हूँ मैं अभी। नोट्स में स्टार्ट कर दिए हैं बनाना। और बस ये सर थोड़ा डायग्नोज करने में दिक्कत आ जाती है, जैसे पेशेंट जैसे मैम ने बताया कि कंफ्यूज कर देते हैं, कहीं पर दर्द बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तो उसमें हम उलझ जाते हैं, तो वो उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। आपको बेसिक्स जो है ना हमेशा ध्यान रखना है। अगर खाने में कोई समस्या आ गई, कौन सा ऑर्गन जिम्मेवार है? स्टमक। स्प्लीन। ठीक है, वो एनर्जी जब कन्वर्ट करता है तब स्प्लीन ना। अभी खाया है और इंस्टेंट दर्द नहीं हो तो स्टमक। खाने से संबंधित समस्याओं के बारे में कहा। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव का टोटल प्रॉब्लम डाइजेशन का। ठीक है, तो स्प्लीन उसका जिम्मेवार है। स्टोमक क्या है ना, मिक्सर का है। मिक्सर का क्या काम है? मिक्स भोजन को करना। मिक्स करना। ठीक है, लेकिन स्प्लीन का काम है कुकर का, ये गैस स्टोव का क्या है, वो हीट देके भोजन को कुक करती है। ठीक है, तो जी अभी आपके पास जो है ना कल और परसों 2 दिन और समय है। जो भी पॉइंट है उनको आप डिस्कस कर लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए, याद नहीं करना है ना। जी सर। कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर पॉइंट की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जी सर। ओके सर। अच्छा सुबह आप ये क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा ऑडियो में पूछिए। नहीं सर, कुछ पूछ नहीं रहे थे सर। एक्चुअली मेरी सैटरडे को क्लास मिस हुआ था, तो आज मैं वो नमस्कार वीडियो सर। देख, आज फर्स्ट क्लास का वीडियो मैंने बना लिया है। ओके ठीक है, चलिए अच्छा क्लास है। वाली नोट्स क्लास बना था। लिए, बट अभी सेकंड का अभी कल फिर देखेंगे वीडियो, फिर बनेगा। क्योंकि कल वाला क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपने कल किया था, उसको समझ समझ के करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपका जो है ना 2 दिन का था। ठीक है, हमने ये प्लान किया ही और देखिए 2 दिन में जो भी कुछ बताना होगा इसको हम खत्म कर ही देंगे। तो खत्म तो हो गया, लेकिन डाउट सबके लिए रहते हैं, इसलिए डाउट के लिए अभी हम लोग बुधवार तक इसको कंटिन्यू करेंगे।
हाँ पीयूष जी आप कुछ पूछ रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, हाँ सुबह बोलिए। हाँ सर, लीवर क्यों स्टेग्नेशन में जो आपने बोला सर मूविंग पेन होगा, तो वो कुछ एरियाज उसमें स्पेसिफाई होंगे कि कहीं भी हो सकता है सर? कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो है ना, देखिए लीवर का जो एरिया जो है ना, जो प्रभावित है वो जगह तो होना ही है, लेकिन कभी भी बॉडी में अगर आपको घूमने वाला दर्द हो, वो लीवर की स्टैग्नेशन है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, घूमने वाला दर्द जहां भी हो, लीवर की स्टैग्नेशन है। सर एक क्वेश्चन था सर कि मेनोपॉजल टाइम में मैक्सिमम लेडीज को लोअर लेग पेन की प्रॉब्लम होती है, नी के नीचे, जैसे काफ मसल्स में, और इसका क्या रीजन होता है सर? मसल्स में जितना भी प्रॉब्लम्स होता है ना, वो लीवर, क्योंकि आप आगे पढ़िएगा या फिर पढ़ चुके होंगे, लीवर ही मसल्स, सभी तरह के मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो आपको पेन होगा वो लीवर के कारण ही होगा। मसल्स में पेन हुआ तो वो लीवर के कारण ही होगा। और पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जितने भी होते हैं वो पीएमएस के कारण होते हैं, ये इसके कारण होते हैं, लीवर की स्टैग्नेशन के कारण। जी, तो इसका प्रोटोकॉल चलेगा सर ना? हाँ आप देख लीजिएगा, मतलब क्या, एक बार क्या बताएं, पैर में दर्द होता है, काफ मसल्स में मैक्सिमम सर। लेडीज का बहुत प्रॉब्लम होता है सर, हमसे पूछता रहता है, तो मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे। देखिए ये जो है ना, काफ मसल्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो लीवर में ब्लड की कमी के कारण होते हैं। ओके, ठीक है, लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का हाँ हाँ, अगर आप लगाइएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर लीवर ब्लड डिफिशियंसी का भी लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्लड वाले चैप्टर में इसको डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं जी। ये खास। सर स्टेसिस और स्टैग्नेशन में क्या डिफरेंस है सर? सेम वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अलग अलग उसका वो है। हाँ कुछ उसके में भी डिफरेंस बताते हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों एक ही चीज है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा, रूपल जी आपका ये पहला क्लास था ना? रूपल माहेश्वरी? हाँ जी सर, जी सर। नहीं, रूपक नहीं बोल रहे, रूपल बोल रहे हैं, रूपल माहेश्वरी। आपका ये तो मेरे ख्याल से आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन की, उसके बाद से आपका ये पहला क्लास रहा होगा, हाँ जी, है ना? कैसा लगा क्लास? अच्छा है सर क्लास में, बट मैं ही थोड़ा टाइम नहीं दे पाई उसको वापस रिवीजन के लिए। तो मैं ये बेसिक क्लास था, इसको आप जरूर से जरूर जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और सभी वीडियो जो है ना एप्लीकेशन पे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, आगे आप देखिएगा अधिकतर चीजें जो है ना आपको लगेगा अरे भाई ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और काफी लोग हम देख रहे हैं मेहनत कर रहे हैं। अच्छा हाँ शीला जी आप बताइए। बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है, मतलब कि काफी क्रोनिक है। ये कौन है, ऋषि है क्या? ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आपको पॉइंट बता दिए जाएंगे बैक पेन के लिए, UB54। ठीक है, अच्छा ये शीला जी आपका क्या समझ में आया आपको? हाँ सर, आज ही हम क्लास ज्वाइन किए और कल और परसों तो हम बाहर गए थे पूरे फैमिली के साथ, वो गंगा स्नान के लिए, तो उसमें हम लोग क्लास कुछ देख नहीं सके। आज ही हम PDF सब देख रहे थे। क्लास तो बहुत अच्छा हुआ सर, थोड़ा समझना चाह रहे हैं। आप जो है ना परसों और कल का PDF वीडियो को जो है अच्छे से देखिए। ठीक है, परसों और कल का वीडियो जी उसको अच्छे से देखिए, समय लगेगा क्योंकि लंबा समय 6-7 घंटे लगेंगे। ठीक है जी सर, जी इसमें थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। खैर जो भी समय दीजिएगा वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा। ठीक है, चलिए अच्छा है। और आप 2 दिन का टाइम दिए, बोले कि कल और परसों में ही जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो पूछ सकते हैं, उसके बाद इस विषय में